वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हमने जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और जो क्वेश्चन आंसर्स जो है लगभग तो सारे हमने क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब सारे करने हैं, दो या तीन जो है वो लेफ्ट हो गए हैं, वो मैं आपको जो है उसके रिटन फॉर्मेट में आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो है अपना नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इन सेंस 12th में तो इंपॉर्टेंट है ही है, पर आपकी लाइफ टाइम के लिए जब आपके पास, क्योंकि पॉलिटिकल है और इंडियन पॉलिटिक्स को समझने के लिए, इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए जो है आपको ये चैप्टर जो है इसकी अच्छे से समझ, इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपके हमेशा आगे भी काम आएगा, चाहे वो सर्विसेज में हो, चाहे फिर वो हायर स्टडीज में हो, जहाँ पे भी हो। ठीक है, इसको लेके चलते हैं। इसमें है अपने चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड ड्यूटीज। चैप्टर में क्या तीन चीजें आपकी, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, इनकी अगर देखी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट 3, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 जो है उसमें आर्टिकल 12 to 35 के अंदर लिखा हुआ आपके फंडामेंटल राइट्स। अब जो डीपीएसपी जो है आपके पार्ट 4 के अंदर है, आर्टिकल हो जाएगा आपके 36 से 51। ये है आपके आर्टिकल पार्ट 4 में, आर्टिकल नंबर 36 से लेके 51 तक। और इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4A, फोर्थ का ही एक अगला पार्ट, सब पार्ट है उसका, है पार्ट 4A, और इसमें आर्टिकल है आपके 51A। 51A जो आर्टिकल है, 51 नहीं, 51A जो आर्टिकल है उसके अंदर आपको फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेगी। ये कितनी है आपके 11। ठीक है, 11 आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। इन तीनों को आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा के लिए आपकी ये चैप्टर जो है कंफर्म होना चाहिए, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन लेते हैं फंडामेंटल राइट्स। राइट्स क्या होते हैं? राइट्स क्या होते हैं? अब मैं आपसे पूछूंगा, आप बोलोगे सर राइट्स होते हैं अधिकार। हाँ, अधिकार तो होते क्या है? कुछ तो चीज होता होगा ना राइट्स, कि भाई क्या है ये? अधिकार के अलावा भी कुछ इसमें फिलोसफी आती होगी, इसको आपको मुझे जो है बताना है। एक सेकंड के लिए आप थोड़ा सोच के बताओ, राइट्स होते क्या है? कभी आपने सोचा है? नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट्स क्या होते हैं? ये होते हैं कुछ प्रिंसिपल्स या कुछ बेसिक सिद्धांत या कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो लीगल भी हो सकते हैं, सोशल भी हो सकते हैं और कल्चरल एथिकल कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनका यूज क्या होता है? यूज ये होता है कि आपको जो है ये फ्रीडम जो है, आपकी आजादी जो है वो दिलवा सकते हैं। एज अ मैन जो आपके कुछ राइट्स हैं, आपके कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, बेसिक जो एंटिटीज है जो आपके लाइफ में चाहिए, वो चीज होते हैं राइट्स, आपका अधिकार है। ठीक है ना? किस तरह से? अगर एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसे कुछ पता नहीं, उसने ना तो पॉलिटिकल पढ़ा है, ना उसने सोशियोलॉजी पढ़ा, ना हिस्ट्री पढ़ा, कुछ नहीं पता, एकदम इन्फेंट है। ठीक है, उसके क्या राइट्स? राइट्स क्या होंगे? उसके कुछ सिद्धांत, उसके कुछ प्रिंसिपल होंगे, लीगल, सोशल। क्या क्या प्रिंसिपल होंगे? सबसे पहले उसको एक चीज चाहिएगी जो है मिल्क। ठीक है, मिल्क चाहिएगा, मिल्क पिएगा, साथ ही साथ उसको क्लोथ्स और प्रॉपर जो है उसकी सी, उसका जो है देखना, देखभाल जो है उसका, वो चीज होनी चाहिए। तो न्यूबॉर्न के क्या राइट्स होंगे? ये तो कुल मिला के जो है ये आपके बेसिक एंटिटीज है जो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, एज अ लिविंग बीइंग, एज अ सोल आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। हाँ, ये एज के साथ जो है वो चेंज होते रहते हैं। न्यूबॉर्न है, इन्फेंट के, इसके आगे बढ़ोगे तो उसके चेंज होंगे, उसके आगे बढ़ोगे तो एजुकेशन वगैरह, जैसे राइट टू एजुकेशन आपने पढ़ा था कि 6 से लेके 14 तक एजुकेशन देना बहुत जरूरी है। किन के लिए? गवर्नमेंट के लिए भी और
जो फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ और डीपीएसपी में भी दिया हुआ। तो गवर्नमेंट और पेरेंट्स दोनों के लिए ये नेसेसरी है कि वो आपको एजुकेशन दे। उसके आगे बढ़ोगे तो आपको हायर एजुकेशन दे, उसके आगे बढ़ोगे तो आपकी डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी, तो आपको सारे राइट्स जो है मिलते रहने चाहिए। तो ये होते हैं आपके राइट्स। फंडामेंटल क्यों नाम जोड़ दिया इसके आगे? तो फंडामेंटल का मीनिंग होता है एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में कि बेसिक, मतलब वो बेसिक प्रिंसिपल्स जो आपको लीगल, सोशल, एथिकल जो एंटिटीज है आपकी, ये रिक्वायरमेंट है, ये सारे आपको प्रोवाइड करवाता है, इनको फुलफिलमेंट करता है। तो ये होते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? फंडामेंटल राइट्स। ठीक है ना? चलो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं लिखा हुआ है, समझने के लिए, आगे जो है थ्योरी को क्लियर करने के लिए आपको याद या आना चाहिए। ठीक है? चलो, अब फंडामेंटल राइट्स तो हो गए, पर किसी के मन में ये आएगा सर ये ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, सर ये नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? ये भी तो राइट्स ही होते हैं, ये क्या होता है? तो देखो, ह्यूमन राइट्स एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इस प्लेनेट पे कुछ राइट्स मिलने चाहिए या मिलते हैं, वो चीज होते हैं आपके ह्यूमन राइट्स। दोज बेसिक एंटिटीज, बेसिक राइट्स विच you are required to fulfill in this planet so that your all the processes or all the requirement can be fulfilled। कहने का मतलब ये है एज ए ह्यूमन, एज आदमी, एज ए मानव जो है, आपको यहाँ पे कुछ राइट्स है, हवा लेने का, जीने का, सोने का, ठीक है, आगे बढ़ने का, कहीं भी सेटल होने का, माइग्रेट होने का, जो भी है चीजें, वो सारे हो गए आपके ह्यूमन राइट्स। ठीक है? और अगर इनका वायलेशन होता है तो ह्यूमन राइट वायलेशन कहलाता है। और ये कौन देता है? यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसको पूरा वॉचडॉग करता है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है? वो बात की बात है, छोड़ो उसको। फिर आता है नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स क्या हो गए? ये लगभग जो है आपके ह्यूमन राइट्स से मिलते हुए ही आपको मिलेंगे। कैसे? कि भाई सांस लेने का, ब्रीथ करने का, खाना खाने का, सोने का, जगने का, घूमने का, नेचर को देखने का। जो नेचर में सारी जो चीजें पड़ी है या नेचर की जो चीजें हैं उनको फैसिलिटेट, उनको यूज करने का जो राइट है, वो आपका पर्टिकुलर राइट है, नेचर ने आपको दिया है, किसी पर्सन ने, किसी गवर्नमेंट ने, किसी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। तो वो होता है आपके नेचुरल राइट्स। अगर मोटा मोटी रूप से देखें तो सबसे बड़े जो होते हैं वो आपके जो है, एक अगर मैं पूरा बनाऊं वेन डायग्राम टाइप, तो ये हो जाते हैं आपके नेचुरल राइट्स। नेचुरल राइट्स के अंदर आपके आ जाते हैं ह्यूमन राइट्स, और ह्यूमन राइट्स के साथ साथ आपके नेचुरल राइट्स में और क्या आ जाते हैं? फंडामेंटल राइट्स। हो सकता है फंडामेंटल राइट जो है वो कभी कभी इसके अंदर भी आते हो। एक वेन डायग्राम का जो फिलॉसफी होती है, मैथमेटिक्स के अंदर आपने 8th या 9th क्लास में पढ़ा होगा, किस तरह से जो आप शो करते हो। तो कुछ फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, कुछ ह्यूमन राइट्स फंडामेंटल राइट्स होते हैं, और दोनों मिलके किसके अंदर ब्रॉड फॉर्म में आते हैं? नेचुरल राइट। तो नेचुरल राइट सबसे ब्रॉडर फॉर्म में है, और इनके अंदर जो है ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स आपके। ये बेसिक थ्योरी है, ये बुक में नहीं लिखी हुई है, नहीं आपके कोर्स में है, पर एज ए स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, एज ए स्टूडेंट ऑफ मी, आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। अगर आपको कोई पूछ ले कि भाई ये क्या चीज होता है, क्या चीज नहीं होता है, आपको ये पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद चीजें आपको याद में रहनी चाहिए। ठीक है? नोटेड है वीडियो में, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टाइम कम है। चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 142। ठीक है? द एम ऑफ इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड इक्वलिटी, फ्रीडम, जस्टिस एंड सिक्योरिटी टू द सिटीजंस। Sorry. Fundamental rights are rights in another form. These rights have been provided to the citizens and being essential to the overall development of an individual, they are called fundamental rights. The state cannot interfere in these rights. मिला के बात यही है, आदमी की इक्वलिटी, आदमी की फ्रीडम, आदमी की एंटिटी, आदमी का एग्जिस्टेंस, आदमी का अस्तित्व, ओवरऑल सभी चीजों को देखते हुए वो चीज जो उसको प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट के से या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, जो उसको चीज रहने में, अपने जो भी राइट्स है उसको लेने में,
या अपने जो भी व्यूज है उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करे, वो चीज कहलाती है आपके राइट्स या फंडामेंटल राइट्स। बेसिक राइट्स को फंडामेंटल राइट्स आप बोलते हो। इंपॉर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू एवरी इंडिविजुअल। अब इसके नीड क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर द बेडरॉक ऑफ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। बेडरॉक ऑफ मतलब वो एक ऐसा पत्थर है जो सपोर्ट करता है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी अगर किसी नेशन के अंदर या किसी कंट्री के अंदर है तो आपके पास क्या होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स भी होना चाहिए। बिना फंडामेंटल राइट्स की डेमोक्रेसी नहीं हो सकती है। थ्रू देम द सिक्योरिटी ऑफ द फिजिकल, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट ऑफ ईच सिटीजन इज प्रोवाइड। और हर सिटीजन को क्या क्या चीजें मिलती है, फिजिकल, मेंटल और मॉरल डेवलपमेंट। इन फंडामेंटल राइट्स के देने से क्या होता है, आपका जो है फिजिकल मतलब बॉडी जो है, मेंटल जो ब्रेन में जो है, और मॉरल अपलिफ्टमेंट होता है। आपको ये लगता है कि हाँ एज ए पर्सन मैं भी कुछ मायने रखता हूँ, मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस है और मुझे भी काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कुछ राइट्स देता है अपने जो भी एम्स है उसको फुलफिल करने के लिए। सेकंड पॉइंट देखो, अ चेक ऑन परवर्सिटी ऑफ द गवर्नमेंट। परवर्सिटी मतलब अगर बेसिक इसका मीनिंग होता है भाई कोई चीज आउट ऑफ कंट्रोल नहीं चाहिए, मतलब अनह्यूमन या इनह्यूमन चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब एकदम जो है एनार्की नहीं हो जाए, एक तरह से बिल्कुल ही आपसे अलग हो जाए। भाई एक ऐसा राजा जो किसी की नहीं सुने, ठीक है, अपने मन मर्जी से करे, तो उस गवर्नमेंट को अपनी मन मर्जी करने के लिए, करने से रोकने के लिए जो चीज बनी होती है वो होती है आपके फंडामेंटल राइट। इट इज मेंशन्ड इन द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स जो बुक आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी, दैट देयर वाज नो प्लेस फॉर परवर्स रूलर्स। कौटिल्य ने ये कहा है, अपना जो उन्होंने 7 थ्योरीज दी थी सप्तांग वाली, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ओनर है, जो रूलर है, वो कभी भी जो है आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए। परवर्स मतलब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए, उस पर हमेशा जो है एक कमांड, एक जो है नकेल जो होती है घोड़े पर, उस तरह का रहना चाहिए, तभी जो है गवर्नमेंट काम करेगी। परवर्स रूलर इन द गवर्नमेंट ऑफ द एंशिएंट इंडिया, there were such checks on the power of the kings that they might not misuse their power। और उनके जो हर पावर के ऊपर एक ऐसे चेक्स, एक ऐसे चीजें लगी हुई थी, ऐसे लॉक लगे हुए थे, वो जो है अपने पावर को अनलिमिटेड नहीं होने देना करते थे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से उनको पूछना पड़ता था कि भाई ये चीज करनी है या नहीं करनी है, तभी जो है वो पॉलिटी जो है या गवर्नमेंट जो है आगे बढ़ती थी। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो हो सकता था जो है आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकते थे। The fundamental rights given in the constitution help curb the action of the executive and legislature। और ये fundamental rights आजकल के जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे हैं, कर्ब मतलब कि कंट्रोल, उसको कम करने में करते, किसको कम करने में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के पावर जो होते हैं, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के जो पावर होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स। मतलब लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ नहीं बना दे जो आपके कंट्रोल, आपके जो चीज है रिक्वायरमेंट है उनको कम कर दे, या आपके जो भी होल्डिंग्स उनको कम कर दे। एग्जीक्यूटिव जो है, परफॉर्मिंग जो बॉडी है, वो ऐसा कुछ नहीं कर दे कि इन लॉज को ढंग से फॉलो नहीं कर पा रही हो। तो कुल मिला के दोनों ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पे कंट्रोल या कर्व या कम करने के लिए जो चीजें बनी हुई है वो होती है आपके फंडामेंटल राइट्स। They provide security from the power of the rights of the government and the dictatorship of the majority। और ये क्या करते हैं, आपको गवर्नमेंट के जो डिक्टेटर होने में, या मेजोरिटी अगर गवर्नमेंट है, जैसे कि एक पार्टी है, मान लो उसको 272 प्लस सीट्स चाहिए अपने यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने के लिए, उसके पास मेजोरिटी 400 से भी ज्यादा है, और 400 है तो आपको पता हो 363 भी इसके अंदर आता है, जो कि 2/3 मेजोरिटी होती है। तो ये गवर्नमेंट तो मन चाहे मर्जी जो है कैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, जो चाहे कुछ कर सकती है, अपने हिसाब से चल सकती है। बस इनको रोकने के लिए हमने क्या किया हुआ है, फंडामेंटल राइट्स नाम का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बना रखा है कि भाई तुम कुछ भी कर लो, फंडामेंटल राइट जो है उनको आप अमेंड या उनको चेंज नहीं कर सकते हो। और चेंज तब तक कितना नहीं कर सकते हो कि किसी आदमी के ह्यूमन लाइफ जो है कोई डिटरेंस या डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा कोई चेंज कर भी देते हो तो हम कहाँ सीधा जाएंगे, थर्ड पार्ट ऑफ जो गवर्नमेंट है उसके पास, जुडिशरी के पास जाएंगे, और अपने को क्या होगा, जस्टिस प्रोवाइड हो दिया जाएगा। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी बन जाती है जिसके पास बहुत सारी सीट्स हैं, ठीक है, और उसके सामने कोई ढंग का अपोजिशन भी नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स का जो कॉन्सेप्ट दे रखा है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, जुडिशरी दे रखी है, वो हमें बचाती है।
फंडामेंटल राइट्स आर इवन मोर देन द जनरल लॉ, जो आम लॉ है उससे कुछ ज्यादा है फंडामेंटल राइट्स। द स्टेट कैन नॉट इनेक्ट अ लॉ दैट डिनाइज दीज फंडामेंटल राइट और रिड्यूस देम। ठीक है, और स्टेट ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी, स्टेट जो है ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगी जो क्या करता है इन इन राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को जो है कम करने की कोशिश करे। फंडामेंटल राइट्स जो है जो लिखे हुए हैं वो आपको प्रोवाइड होंगे ही होंगे, ये कभी भी कम नहीं हो सकते हैं, अमेंडमेंट से भी कम नहीं हो सकते हैं। ये हमारे जो है गोलकनाथ केस आया था, एक गोलकनाथ केस आया था, मतलब गोलकनाथ जो कोर्ट जो होते हैं उसके अंदर नाम से जाना जाता है गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि जो है फंडामेंटल राइट जो है वो किसी भी मौके पर जो है वो अमेंडमेंट या उसमें चेंज नहीं हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है जहां से उसकी जो है सैंक्टिटी जो है उसका अस्तित्व है वो बना रहे, बाकी मेजर जो है इसमें चेंज नहीं कर सकते हो। ये आपको दे रखा है ताकि कोई गवर्नमेंट जो है अपनी मन मर्जी से काम करने नहीं लग जाए। ये सारा कॉन्सेप्ट आपने अभी इसमें देखा। जुडिशियल सिक्योरिटी, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सिटीजन कैन अपील टू द जुडिशरी। मैंने अभी आपको ये बताया कि भाई अगर कोई जो है आपका राइट्स को कम हो जाता है या फंडामेंटल राइट्स आपको गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करवाती है तो आप कहाँ जाओगे, जुडिशरी के पास जाओगे, और जुडिशरी आपको जो है आपका जस्टिस जो है वो प्रोवाइड करवा देगी। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इक्वालिटी, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड इक्वालिटी अमंग ऑल द सिटीजन्स बाय गिविंग फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स, ऑल द प्रिविलेजेस हैव बीन अबॉलिश्ड। ठीक है, इक्वालिटी देती है, फंडामेंटल राइट्स क्या देता है हमें, आप आगे बढ़ोगे राइट टू जो इक्वालिटी आएगी उसके अंदर कि भाई जो भी टाइटल्स वगैरह थे राजा महाराजा के या जो भी ऐसे ऑनर्स वगैरह थे उन सबको जो है बंद कर दिया गया और ये कहा गया इंडिया में जो है सभी लोग इक्वल है। तो अब राजा महाराजा वाली बात तो रही ही नहीं है, तो आप ऐसा कोई भी टाइटल यूज नहीं कर सकते हो जिससे आप जो है किसी और आदमी से बड़े हो या ऐसा लगने लगे आप जो उससे बड़े हो, नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आप सभी लोग इक्वल हो और किसी को कोई स्पेशल जो है प्रिविलेज नहीं दे रखा। ये कहाँ दे रखा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, अभी अपन देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर बोथ प्रोटेक्टर एंड पैरामीटर ऑफ द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल को जो है प्रोटेक्ट करता है और उसको प्रोवाइड करवाता है कि आपके राइट जो है बने रहें, और ये कौन करवाता है, फंडामेंटल राइट्स। दैट इज व्हाई they have their own psychological importance. At present no political thinker can ignore them. इनकी जो है साइकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, आदमी के मन में दिमाग में ये चीज रहती है कि मैं जो है पूरी तरह से फ्री हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे कोई रोकेगा नहीं, गवर्नमेंट भी मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी अनटिल एंड अनलेस आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो तब तक। ठीक है, और एट प्रेजेंट आज ऐसा कोई भी थिंकर नहीं है जो ये कह सके कि फंडामेंटल राइट जो है वो गलत है या उसको जो है नहीं पढ़ना चाहिए, उसका कोई यूज नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनिटी ऑफ द नेशन एंड वेलफेयर ऑफ द कॉमन सिटीजंस, द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर ऑफ ऑल द ह्यूमन राइट्स चार्टर प्रिपेयर्ड टिल नाउ हैज बीन इंक्लूडेड इन द पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक जो भी ह्यूमन राइट्स बने हैं, जिस कंट्रीज में भी बने हैं, हमने क्या किया है, उन सबको पढ़कर जो है अपने पार्ट 3 सेक्शन 3 जो है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स नाम का जो है एक पूरा कॉन्सेप्ट रखा है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 हमने सभी राइट्स को सभी कंट्रीज में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ उन सबको इंक्लूड करके एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में अपने कुछ राइट्स प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, पहली बात देखा जाए तो हमने ये जो कॉन्सेप्ट है ये यूएसए से लिया है, अमेरिका जो है उसके जो है वहां से लिया हुआ फंडामेंटल राइट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये फंडामेंटल राइट्स का चीज लिखी हुई है और वहां से हमने इसको यहाँ पे मॉडिफाई फॉर्म में किया है। देयर आर 23 आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरे टोटल कितने आर्टिकल्स है, 23 रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। दे रेंज फ्रॉम आर्टिकल 12 to 30 and from 32 to 35। मैंने अभी आपको बताया टोटल कितने हैं, 12 से लेके 35 तक है। 31 वाला जो था उसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था, इसलिए इस बुक में बता रखा है 12 to 30 and 32 to 35। ठीक है ना, इसमें कोई वो नहीं। Some of the articles are extraordinarily comprehensive, मतलब बहुत बड़े हैं, कुछ आर्टिकल बहुत ज्यादा बड़े हैं और वाइड है, स्पेशली द आर्टिकल नंबर 19। और जो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो सबसे बड़ा है, वो सबसे लॉन्ग है। लॉन्ग कैसे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, वर्ड्स लिखे हुए हैं, देखो आगे लिखा हुआ है which having 450 words has become very comprehensive. Fundamental rights are a form of rights. Explaining the meaning of fundamental rights, former Chief Justice Subba Rao said, Subba Rao जो है वो बताते हैं fundamental rights के बारे में, कहते हैं कि the fundamental rights are another name of natural rights. They are the moral right that every individual must always get at every place
because man has a greater level of consciousness and morality contrary to other living being. सुबारावी बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या है, मॉरल राइट्स है, नेचुरल राइट्स है, जो हर एक आदमी को या ह्यूमन बीइंग को मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सभी जानवरों में या सभी एनिमल्स में या सभी बीइंग्स में जो है, सभी लिविंग बीइंग्स में सभी लिविंग बीइंग्स में जो है सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको जो है सबसे ज्यादा राइट मिलने चाहिए। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है? नेचुरल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, मॉरल राइट्स, सबका एक कॉम्बिनेशन, एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डाला गया है। These are the fundamental rights which facilitate the development of human personality. These are the rights that provide the opportunity to live life as per the choice of the individual. ये rights वो rights है जो एक ह्यूमन को जो है ये प्रोवाइड करवाते हैं कि वो अपनी मन मर्जी से जो है क्या कर सके, अपनी लाइफ को जी सके। ठीक है, उसके लाइफ में जो है, इंडिविजुअल की लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये कौन गारंटी देता है? फंडामेंटल राइट्स इसको गारंटी देता है। Altogether, 7 fundamental rights were given to the Indian citizens by the Indian Constitution. But the fundamental rights to property was diluted by the 44th Constitutional Amendment and it has been now included as a legal right only. Thus, the fundamental rights are presently guaranteed under 6 categories. पहले 7 कैटेगरी हुआ करती थी, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो 44th अमेंडमेंट के से क्या है हटा लिया गया और उसको जो है लीगल राइट बना गया आर्टिकल नंबर 300A। पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब पहले फंडामेंटल राइट था, 44th अमेंडमेंट हुआ और उससे क्या हुआ, ये अभी लीगल राइट बन गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही है कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में ही पड़ा, ये बाहर नहीं भेजा इसको कहीं, बस इसका आर्टिकल चेंज हो गया है। अब ये आता है आर्टिकल 300A के अंदर में, बस इतना ही है और कुछ चेंज नहीं हुआ है। क्यों हुआ है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि जब अगर कोई गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट का काम कर रही है, उसको कहीं किसी की प्रॉपर्टी लेनी है, किसी की प्रॉपर्टी, आपने देखा होगा भाई अगर सड़क गुजर रही है, सड़क के बीच में किसी की प्रॉपर्टी आ रही है तो उसको जो है उसको लेना है गवर्नमेंट को, ताकि क्या हो सके, वहां से सड़क निकल सके और उसको इक्वल जो है कंपनसेशन भी दिया जाएगा। और उस वक्त लोग क्या करते थे कि नहीं साहब, हमारे पास तो राइट टू प्रॉपर्टी और हमारी प्रॉपर्टी आप जो है मेरी विल के खिलाफ नहीं ले सकते। फंडामेंटल राइट्स यही तो बोलता है कि भाई आप जो है किसी की जो विल के खिलाफ, जो किसी की इच्छा के खिलाफ जो है कोई काम नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग को उसकी सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उस वक्त कोई लोग थे खड़े हो गए, बोले नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता, हम तो नहीं हमारी प्रॉपर्टी देंगे, डेवलपमेंट होता रहेगा। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई डेवलपमेंट आगे इंडिया बढ़ रहा है और ऐसे तो डेवलपमेंट होते रहेंगे और कहीं ना कहीं लोग उठ खड़े हो जाएंगे, भाई किसी के कहने से हो या खुद भी हो, तो भाई जो है नहीं हम देंगे प्रॉपर्टी, इससे तो सब डेवलपमेंट रुक जाएगा। उसको देखते हुए उन्होंने क्या है अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन का, 44th अमेंडमेंट, और राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसको जो है फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया। अब लीगल राइट में होने से क्या हो गया कि गवर्नमेंट जब किसी प्रॉपर्टी लेती है तो उसको क्या है लीगली उसको पूरा अडॉप्ट करती है, उसको एक्वायर करती है और उस आदमी को कंपनसेशन दिया जाता है या उसको जो है अलग से कोई जगह और दे दी जाती है, तो वो भी सेटिस्फाइड हो गया और गवर्नमेंट का काम भी बन गया। ठीक है ना, इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी हमें चेंज करने की। सॉरी, फिर आता है फर्स्ट, देखते हैं कौन सा है, राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहला है, देखो ये पूरा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका वर्ड बाय वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चलना। सबसे पहले आता है आपके सॉरी आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक ये जो है आपके आता है। ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आर्टिकल नंबर 14 से लेके 18 तक आपकी ये आता है। चलो, अब किसी ने ये नहीं पूछा कि सर जो है आपने कहा था कि जो फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 4 के अंदर 12 से लेके 35 तक होते हैं और यहाँ पे आप जो है 14 से स्टार्ट कर रहे हो, तो 12 और 13 कहाँ पे गए? ठीक है, 12 और 13 जो है ये पर्टिकुलर किसी राइट के अंदर नहीं आते हैं। जो आर्टिकल नंबर 12 है उसमें लिखा हुआ है स्टेट क्या होगा। स्टेट जो है भाई राज्य जो है वो स्टेट होगा क्या। ठीक है, स्टेट के अंदर क्या है, सारे लेजिस्लेचर, सारे लोकसभा, राज्यसभा, सारे जो पब्लिक इंडस्ट्रीज वगैरह जो है वो सभी इसके अंदर आता है। आर्टिकल नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है कि स्टेट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो उसके अंदर आपके जो भी गवर्नमेंट के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सारे जो है
स्टेट वाले और जो आपके पीयूसी पीएसयू जो है वो सारे सारे किसके अंदर आते हैं, स्टेट के अंदर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अंदर लिखा हुआ है, आप चाहे तो गूगल पे सर्च करके लिख सकते हो आर्टिकल 12, उसके अंदर आपको पूरी डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, ये वो डेफिनेशन नहीं है कि स्टेट के अंदर 4 होते हैं, सोवरेन जो है सिटीजनशिप और टेरिटरी वगैरह, वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे स्टेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, स्टेट किसको कहते हैं, जैसे लिखा होता है ना स्टेट वर्सेस कोई भी केस है, जैसे मूवी थी वो जॉली एलएलबी, स्टेट वर्सेस, तो ये स्टेट कौन है, ये सरकार है, सरकार को स्टेट कहते हैं। ठीक है ना, चलो। और फिर आता है आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल नंबर 13 जो है वो ये बताता है कि आपके जो भी लॉज बने हुए हैं, जो फंडामेंटल राइट्स के, ऐसा कोई भी लॉ अगर गवर्नमेंट बनाती जो फंडामेंटल राइट्स के बीच में आ जाता है, उसमें जो है अड़ंगा डाल देता है, उसको रोकने का काम करता है, वो लॉ है हमेशा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है सबसे ऊपर के राइट है, सबसे ऊपर के लॉ है। इंडिया के सारे लॉज जो है इसके नीचे आते हैं, इसके बराबर या इसके ऊपर कोई लॉ नहीं बना सकते हो। तो ऐसा कोई लॉ बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको कम कर रहा है, तो वो लॉ जो है ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 12 और 13 आपके कोर्स में नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बताया, अभी कोर्स में नहीं है, लोड मत लेना जिसको समझ नहीं आए। सबसे पहले आर्टिकल 14 किसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी को क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। किसका अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, इसके अंदर आर्टिकल 14 है, उसके अंदर सबसे पहले लिखा हुआ है आपके इक्वलिटी ऑफ लॉ। इक्वलिटी ऑफ क्या लिखा हुआ है आपके, ठीक है, हाँ उसके अंदर इक्वलिटी बिफोर लॉ लिखा हुआ होगा। ये है कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल है, मतलब कानून के सामने अंबानी भी एक वही है और आप भी वही हो, और आपसे अगर कोई इंफीरियर है वो भी सेम है। ठीक है ना, अगर किसी ने जो है गाड़ी चलाते वक्त किसी को एक्सीडेंट कर दिया है, किसी को मार दिया है, तो उसको भी वही सजा होगी जो आपको या कॉमन पर्सन को होती है। सेलिब्रिटी का या कॉमन पर्सन का कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे फिर वो सलमान खान हो जाए, चाहे फिर वो और भी कोई बड़ा से बड़ा नेता हो जाए, बड़ा से बड़ा सेलिब्रिटी हो जाए, कोई भी हो जाए। ठीक है ना, बस उसके और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, कानून के सामने सब बराबर है। अगर आपको 5 साल की सजा होती है किसी क्राइम के लिए, और अगर किसी सेलिब्रिटी ने वो किया है तो उसको भी 5 साल की क्राइम होगी, बस फाइनल। हाँ, कुछ इसमें रिलैक्सेशन हो जाता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या कोई मिनिस्टर है, तो वो जब तक की ड्यूरेशन के अंदर बने हुए हैं उनको जो है थोड़ा उन पे क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाता है। ठीक है, उन हाथों हाथ जोड़ने पकड़ के थोड़े टाइम बाद जो उनको भी एडजस्ट कर दिया जाता है, पर कार्यवाही एक्शन जो है वो सब पे बराबर लिया जाएगा। तो ये बात कह रहा है कि जो लॉ के सामने सभी लोग बराबर है, लॉ से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, सॉरी, each citizen has been guaranteed equality before the law, equal opportunities of employment and social equality. For this the following provisions have been made in the constitution. सबसे पहले क्या है, equality before the law. According to article 14, in its territory the state shall not deny any citizen equality before the law or protection of the law. All are equal before the law and are entitled to equal protection of the law without discrimination. ठीक है, सारे सिटीजन एक हैं, सारे बराबर हैं, कोई सेलिब्रिटी कोई कुछ नहीं, सभी को जो है लॉ के हिसाब से गिना जाएगा, सबको जो है कंसिडर किया जाएगा लॉ के हिसाब से। अगर किसी ने कोई कानून तोड़ा है तो आपको इक्वल जो है एक्शन लिया जाएगा, आपके जो है कभी भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। ठीक है ना, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ ये लिखा हुआ है आर्टिकल 14 के अंदर। हम पढ़ क्या रहे हैं, राइट टू इक्वलिटी, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, उसके अंदर जो है आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 5 आर्टिकल आपके आ रहे हैं। 5 में से पहला आर्टिकल क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, मतलब कानून के सामने सभी बराबर है, किसी में कोई चेंज नहीं होगा, स्टेट जो है गवर्नमेंट जो है कभी भी ऐसा नहीं करेगी। फिर सेकंड आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, ओरिजिन, कास्ट, जेंडर और बर्थ प्लेस, ये है आर्टिकल नंबर 15। इसके अंदर शायद 14 ही लिख रखा है, आप इसको चेंज करके लिख लो आर्टिकल 15। इसके अंदर जो है ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वगैरह जो भी है उनको जो है आपके एजुकेशन के अंदर या और किसी पॉलिटिक्स के अंदर या सीट्स के अंदर जो है उनको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक ये है, आप इसको पढ़ो और चेक करके मुझे बताना। थैंक यू।